नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं ग्रेटर नोएडा से। बता दें, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के बाहर दबंगों का तांडव देखने को मिला। आरोप है कि कार सवार दबंगों ने हॉस्टल के बाहर खड़ी एक कार को लाठी डंडों से तोड़ दिया और मौके पर जमकर गाली गलौज की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दबंगों का यह तांडव बीच सड़क पर काफी देर तक चलता रहा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान पुलिस मौके पर नदारत रही। इस घटना से हॉस्टल में रह रही छात्रों में दहशत का माहौल बन गया और कई छात्राएं डर के कारण अपने कमरों से बाहर नहीं निकल पाई। बताया जा रहा है कि दबंगों के हंगामे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीर भी सहमे नजर आए और छात्रों और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि नॉलेज पार्क थाना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और दोषियों के खिलाफ कब तक सख्त कदम उठाए जाते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बढ़ते प्रदूषण और फैक्ट्रियों में जलाए जा रहे आरडीएफ के विरुद्ध में एसएसपी कार्यालय का घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसान संगठन का आरोप है कि जिले में कचरा जलाने और आरडीएफ के नाम पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे आम जनता की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा। हालांकि प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब संगठन की ओर से लगाए गए एक बैनर को हटाने को लेकर पुलिस और किसान नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसी बीच एक युवा नेता का उग्र बयान सामने आया, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन को स्थिति संभालने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी और समझाइश के बाद माहौल शांत हुआ। उग्र बयान देने वाले नेता ने खुले मंच से माफी मांगी और पुलिस के सम्मान की बात कही, जिसके बाद धरना शांति ढंग से आगे बढ़ा। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसान संगठन पर गंभीर आरोप लगाए। एसोसिएशन का कहना है कि उनके ट्रकों को जबरन रोका जा रहा और बेवजह परेशान किया जा रहा। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर मुजफ्फरनगर में प्रदूषण, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक समन्वय को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई करता है। देखिए, जो घटनाक्रम कितने दिन से चल रहा था, आज मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे भी इतने शुभचिंतक लोग होंगे। और आज मुझे पहली बार पता लगा कि जो आरडीएफ का विषय है या जो ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा है, उसको लेकर जनमानस में कितना उसके प्रति प्रतिरोध है, प्रतिशोध है, गुस्सा है। और ये जो सब लोग आए हैं, ये लोग मैंने तो भाई नहीं बुलाए। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मुझे कल बाबा जी की एक वीडियो सबने आपने देखी होगी, उन्होंने एक वीडियो जारी की थी कि भाई मैं कल मुजफ्फरनगर जाके ये जो एक दूसरे पे छीटा कसी और इस तरह की बातें चल रही है और ये कचरे को मुद्दे को लेकर जो माफिया सक्रिय हो गए हैं और कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं, पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। ठीक है, छोटा आदमी नहीं लड़ सकता आपसे, लेकिन समूह तो लड़ सकता है। तो साथ ही इन विषय को लेकर जिस तरह से कल आरोप लगाए गए और वो जो आरोप लगाने वाले हैं वे उनके आपराधिक इतिहास हैं और आपराधिक इतिहास के लोग जो हैं कप्तान साहब को आकर ज्ञापन देते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। ट्रांसपोर्टर का चोला ओढ़ के उनसे ये तो पूछ लो कि उनके पास कितने ट्रक हैं, किस नाम से उनकी ट्रांसपोर्ट पंजीकृत है। तो इन सब विषय को लेकर ये सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। हालांकि जब मैं शामली में था उस समय जब मुझे पता लगा, फिर वहां से मैंने लौट कर आया और सब लोगों को कहा कि भाई एक शांति के दायरे में और एक दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम करें। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बड़ौदा गांव में युवाओं के बीच सोशल मीडिया का खतरनाक चलन तेजी से बढ़ता नजर आ रहा। यहां कुछ युवा अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल है। ताजा मामले में एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक खुलेआम हथियार लहराते हुए रिकॉर्डिंग करता नजर आ रहा। यह वीडियो सामने आते ही ग्रामीणों और शहरवासियों में चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह न सिर्फ कानून की खुली अवहेलना है बल्कि युवाओं को अपराध और हिंसा की ओर भी ढकेल सकता है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी युवक की पहचान करने के साथ साथ उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस आसपास के गांव में भी छानबीन कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियार दिखाना गंभीर अपराध है और इस
बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई गैंग या संगठित आपराधिक गतिविधि तो नहीं। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से ऐसे खतरनाक रुझानों पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने और धमकी भरे वीडियो पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर इस बात की चेतावनी है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किस तरह अपराध को बढ़ावा दे सकता है और इसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज को भी मिलकर कदम उठाने होंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर दरिया दिली दिखाई है। राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल दी गई है और यह 15वीं बार है जब वह जेल से बाहर आ रहा। इससे पहले भी वह कई मौकों पर जेल से बाहर आ चुका है, जिसको लेकर अब सवाल और भी तेज हो गए। बता दें, गुरमीत राम रहीम अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। अदालत ने दोनों मामले में उसे अलग अलग 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इससे पहले वह पिछले साल अगस्त में भी 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। उस दौरान उसने सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में सत्संग और प्रवचन भी किए थे। राम रहीम को साल 2017 में 2 साध्वियों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उसे सजा सुनाई गई। वहीं साल 2002 में अपने मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। हालांकि मई 2024 में इस मामले में राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को दोषपूर्ण और संदिग्ध जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया था। वहीं अगर हालिया रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल जनवरी में 20 दिन की पैरोल, अप्रैल में 21 दिन की पैरोल और अगस्त में 40 दिन की पैरोल दी गई थी। राम रहीम की बार बार रिहाई पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि पिछले वर्षों में उनकी रिहाई का समय अक्सर चुनावी माहौल से जुड़ा हुआ नजर आया है। अब एक बार फिर उनकी पैरोल ने प्रशासनिक फैसलों और कानून व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है और निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि सरकार इस पर आगे क्या जवाब देती है। बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। सेक्टर 104 स्थित ATS 1 हेलमेट सोसाइटी में संदिग्ध परिस्थितियों में 17वीं मंजिल से गिरकर इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक अजय गर्ग की मौत हो गई। इस घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक अजय गर्ग अपनी पत्नी के साथ सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर रहते थे। बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से 5 मिनट में वापस आने की बात कर बालकनी की ओर गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद नीचे गिरने की खबर सामने आई। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि परिवार की ओर से फिलहाल पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है। इसके बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही। थाना सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है और घटना को आत्महत्या या किसी अन्य कार्य से जोड़कर सभी एंगल से तफ्तीश की जा रही। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। वहीं दिल्ली के शहादरा इलाके से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रामनगर एक्सटेंशन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही मकान के 3रे मंजिल पर पति पत्नी के शव अलग अलग कमरों में पड़े मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान 75 वर्षीय वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी 65 वर्षीय पत्नी परवेश बंसल के रूप में हुई। आधी रात में पुलिस को PCR कॉल मिली। कॉल दंपति के बेटे वैभव बंसल ने की, जिसने बताया कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही MS पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। घटनास्थल पर क्राइम टीम और FSL टीम ने पहुंचकर बारीकी से जांच की और सबूत जुटाए। पुलिस शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर पा रही। हालांकि हर एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां वायु प्रदूषण का संकट एक बार फिर गहराता नजर आ रहा। हवा की दिशा और रफ्तार में बदलाव के बावजूद दिल्ली वालों को
प्रदूषण से कोई खास राहत नहीं मिल पाई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI 297 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी की दहलीज पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े हालात की गंभीरता को साफ दिखा रहे हैं। आनंद विहार में AQI 350, चांदनी चौक में 356, जहांगीरपुरी और रोहिणी में 360, वंजीरपुर में 343 और अशोक विहार में 332 दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंचने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में हवा की गति बढ़ने से मामूली सुधार देखा गया, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की हवा अब भी खतरनाक बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर ने एक बार फिर राजधानी की स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन की तैयारियों और जनता की सावधानियों को अब सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।